लिए हमें सबको समझ में आते हुए भी हमारे क्वेश्चंस क्यों सही नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या अप्लाई करनी चाहिए जिससे हमारे पास में क्वेश्चन सही हो जाए, इसको मैं के बाद में भी हम क्वेश्चंस में स्कोर नहीं उठा पा रहे हैं। तो बेटा कुछ भी बोलने से पहले मैं पहले आपको कीवर्ड बता दूं कि ये वीडियो किस चीज के लिए है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं बोर्ड की प्रिपरेशन, जेईई की प्रिपरेशन या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या अप्रोचेस आपके होने चाहिए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। हमें सबको समझ में आते हुए भी हमारे क्वेश्चंस क्यों सही नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या अप्लाई करनी चाहिए जिससे हमारे पास क्वेश्चन सही हो जाए, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के पास पढ़ते हुए भी मेरे पास में ये प्रॉब्लम नजर आ रही है सामने कि मैम हम पढ़ते हैं सबको समझ में आता है, लेकिन जब कुछ सामने आता है तो केमिस्ट्री इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट होने के बाद हम स्कोर नहीं उठा पा रहे हैं। बेटा हम एक एक एस्पेक्ट में बात करेंगे। अगर केमिस्ट्री में किस तरीके से होना चाहिए, पूरी केमिस्ट्री एक पैटर्न में नहीं पढ़ी जाती। पहली बात तो बच्चा ये बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए आपको कि फुल केमिस्ट्री जो होती है आपकी बिल्कुल भी एक पैटर्न में नहीं पढ़ी जाती है। पढ़ने का पैटर्न जो होता है, ट्रेंड्स जो होता है वो बिल्कुल अलग होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो 5 और 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के चैप्टर्स है जिसके बिना आपको केमिस्ट्री में आगे बढ़ना बहुत ही दिक्कत करता है। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट हो गया, उसमें भी आपका जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला पोर्शन होता है दैट इज कंसंट्रेशन टर्म। ये आपको बिल्कुल अच्छे से आना ही चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग होने के लिए ये आपको अच्छे से आना चाहिए। देन अगर हम इनऑर्गेनिक में बात करें तो आपका पीरियडिक एंड केमिकल बॉन्डिंग जो है 11th के स्टूडेंट्स भी अगर ये देख रहे हैं तो उनको भी ये सारे चैप्टर सामने निकल चुके होंगे अभी तक, क्योंकि ये जब मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ तो अभी अपना चल रहा है 18 अगस्त से हम आज 2024 का, तो आप लोग पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे, इतना पढ़ चुके होंगे स्टार्टिंग के इनिशियल चैप्टर। एंड ऑर्गेनिक की बात करें तो नॉमेनक्लेचर एंड जीओसी ये हमारे पास में बेसिक होता है केमिस्ट्री का। मतलब आपको ये 5 पोर्शन जो है वो अगर अच्छे से नहीं आते तो वैसे भी आपकी केमिस्ट्री वीक हो जानी है। फिर हम इस टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर ब्रांच वाइज। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें, सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ रहे हैं। किसी भी चीज की थ्योरी पढ़ना और कॉन्सेप्ट क्लियर करना ये तीनों ही एरा में जरूरी है, आइदर इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक हो। मैंने देखिए तीनों में कीवर्ड्स डाले हैं यहाँ पर, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। थ्योरी आप या तो बुक से पढ़ रहे हैं या फिर किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, दोनों चीजों में आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, लाइन टू लाइन। बच्चे क्या सोचते हैं फॉर्मूला पढ़ ले सीधे, फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूला रट ले, इनऑर्गेनिक के डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है, हम स्ट्रक्चर ही रट जाते हैं और कुछ नहीं। तो केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में बच्चे उठा के स्ट्रक्चर ही रट जाते हैं, मैडम हमें तो याद है H2SO4 में डबल बॉन्ड आता है, हमने तो इसलिए लगा दिया सीधा, कैसे बना कोई आइडिया नहीं। रट्टा मार करने की आदत सबसे पहले बिल्कुल छोड़ें। आप थ्योरी पे बिल्कुल स्ट्रांगली ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद में यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे आइए। जब कॉन्सेप्ट और थ्योरी दोनों आपकी क्लियर होती है फिर स्टेप वाइज आपकी फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में अप्रोच लगाने की जो स्ट्रेटेजी है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। अगर हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे हैं, मोलिरिटी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसका डेफिनेशन पढ़ा थ्योरेटिकली कि एक कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, नंबर ऑफ मोल्स कितने 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। फिर पैरेलली उसके साथ में उसका फॉर्मूला हमने रट लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें उस थ्योरी से रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री में कोई फॉर्मूला डिराइव होके आ रहा है तो हमें फॉर्मूला आना चाहिए। देन मैथमेटिकल अप्रोच से मेरा क्या मतलब है, जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन भी करना आना चाहिए। और केमिस्ट्री का एक रूल जो हिडन रूल मैं बताऊं आपको, केमिस्ट्री में आप कैलकुलेशन को बिल्कुल एंड तक लेके जाए। क्वेश्चन में एंड तक लेके जाने में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ऊपर का डाटा ऐसा होता है नीचे आने के बाद में वो कट सकता है। अगर 2 into 4 into 8 आ रहा है, फिर अपॉन 16 आ रहा है, हम इसे लास्ट तक लेके जाए अपॉन 52 and 92 कुछ भी आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हम केमिस्ट्री में लास्ट तक कैलकुलेशन लेके जाते हैं तो आपकी मैक्सिमम चीजें वहां पर कैंसिल आउट हो जाती है। अगर किसी भी क्वेश्चन में 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है,
मतलब जीरोस वाली वैल्यूज आ रही है, 100, 10, 1000 इस तरह की वैल्यूज आ रही है, तो हम क्या करें, उसे एंड तक लेके जाए, कभी भी जीरोस को सॉल्व ना करें, एंड में पॉइंट सेट करके करें। बहुत बार सारे बच्चे होते हैं, जैसे अगर हमारे पास में 5/100 आया तो हम इसको सीधा उठा के काट देते हैं, यहाँ आपकी कैलकुलेशन टफ हो जाती है। तो आपका जो मैथमेटिकल अप्रोच है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रैक्टिस आपकी ऐसी होनी चाहिए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब कुछ आने के बाद उसे क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई दूसरी चीज होती है, मैक्सिमम बच्चों को तो क्वेश्चन पढ़ के डाटा ही लिखना नहीं आता। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, 80 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व इन 250 ml, मैंने बस इतना बोला, लेकिन इसके बीच में गलती से मैंने ऐसा डाल दिया 80 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 200 केल्विन इज डिसॉल्व इन। जैसे ही मैंने डाला 200 केल्विन, आधे से बाद ज्यादा बच्चे तो उस टेम्परेचर को यूज करने के लिए सोचते रहते हैं, इस क्वेश्चन में ये टेम्परेचर दिया है, क्यों दिया है। अगर इसी तरह से कोई क्वेश्चन इस तरह से बिल्डअप कर दिया कि x ग्राम ऑफ एनीथिंग एल्स इज डिसॉल्व इन दिस कंपोनेंट एट, और यहां पर बोल दिया 760 mm ऑफ Hg, प्रेशर दे दिया, लेकिन प्रेशर का कोई काम ही नहीं क्वेश्चन में, बस उन्होंने एक कंडीशन दे दी कि ये दे दी। तो दूसरा फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, न्यूमेरिकल्स के अंदर हर डाटा जो दे रखा होता है ऐसा जरूरी नहीं होता कि वो यूज हो, तो उसको किस तरीके से हटा के यूज करना है, आपका कॉन्सेप्ट, थ्योरी, न्यूमेरिकल में अप्रोच अगर अच्छा होगा तो आप इस चीज को एनालाइज कर पाएंगे कि प्रेशर, टेम्परेचर, ये दो डाटा क्वेश्चंस में जब दिए जाते हैं तो ये जरूरी नहीं होता कि वो हमेशा यूज हो, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में बेवकूफ बनाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए डाटा दिया जाता है। तो प्रैक्टिस इस तरीके से होनी चाहिए। प्लस दूसरा, क्वेश्चन पढ़ के वर्ड टू वर्ड, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन कभी भी पूरा मत पढ़ो। पूरा मत पढ़ो मतलब क्या है, जैसे कुछ भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 60 ग्राम 120 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व, अगर हम बात करें इतना यूरिया डिसॉल्व, जैसे मैंने इतना पढ़ा तो मैंने डाटा लिख लिया कि यूरिया का वेट क्वेश्चन में दे रखा है, साथ में पैरेलली उसका मास लिख के रख लिया, फिर मैंने उस पॉइंट से क्वेश्चन को आगे पढ़ना शुरू किया। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन में पढ़ पढ़ के वैल्यूज लिखोगे ना, और अगर आपको फिर भी पढ़ने में नहीं आता, जैसे कंडक्टेंस ऐसा बोला 0.2 मोलर ऑफ दिस सॉल्यूशन हैज कंडक्टेंस दिस, लेकिन हमें यही नहीं पता पड़ रहा 0.2 मोलर कंडक्टेंस है या फिर जो वैल्यू दे रखी है वो, तो आप यूनिट पे जाइए। फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में ये नहीं पता पड़ रहा है कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई करें, या वैल्यू जो दे रखी है वो कंडक्टेंस की दे रखी है या कंडक्टिविटी की दे रखी है, तो आप यूनिट देख लीजिए कि वहां पर ओम सेंटीमीटर में दे रखी, पर ओम में दे रखी, ओम में दे रखी, रेजिस्टेंस दे रखा है, कंडक्टेंस। तो जब आप यूनिट देखेंगे, आपको यूनिट्स अगर अच्छे से याद है तो आप यूनिट बेस भी आराम से डाटा उठा सकते हैं। क्वेश्चन में अगर आपने ये लिख लिया कि क्या दे रखा है और फॉर्मूला याद है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस आपका अप्रोच सही होना चाहिए, क्वेश्चन को उठाने का तरीका सही होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट अब फिजिकल केमिस्ट्री। अगर हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, देखिए बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में चांसेस होते हैं कि आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, सब कुछ आते हुए भी हो सकता है आप न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग में, फॉर्मूला में गलती कर दे, एंड में पॉइंट्स की गलती कर दे, जैसे इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो उनमें भी गलतियां हो सकती है पॉइंट्स की वजह से भी। बट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी होती है, अगर आपने उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है और अगर आपको आती है तो वो पूरे पूरे मार्क्स आपके उठा के ले जाती है। ये सारी चीजें आपको इस टाइम पे पता होना बहुत जरूरी, स्पेशली जो 12th में स्टूडेंट्स है, जो नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो ड्रॉपर्स है। अब जुलाई आ चुका है तो आपको एक प्लानर के साथ में अपनी स्टडी को आगे लेके जाना पड़ेगा, कुछ भी और किसी भी तरीके से आप नहीं पढ़ सकते। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, यहाँ पर थ्योरी और कॉन्सेप्ट आपका नो डाउट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम बात करते हैं ट्रेंड्स की। इनऑर्गेनिक में आपको ट्रेंड्स पे थोड़ा सा अच्छा कमांड होना चाहिए, पीरियडिसिटी में डाउन द ग्रुप क्या होता है, लॉन्ग द पीरियड, लेकिन रट्टा हम कुछ ही नहीं मारेंगे इनऑर्गेनिक में। एक तो बदनाम कर रखा है बहुत बुरी तरीके से इनऑर्गेनिक को कि भाई यार रटने का नहीं है, रटने का बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्शनल होती है, बस कुछ जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है या प्रिपरेशन वाली रिएक्शंस होती है वो कुछ रटने की होती है, बाकी इनऑर्गेनिक में काफी कुछ आपका कॉन्सेप्शनल होता है। और दूसरी जो एक चीज बदनाम है, एक्सेप्ट, जो हमारे पास में एक्सपेक्टेशन, ये हमारे पास में एक्सेप्शंस जो होते हैं, सॉरी स्लिप ऑफ टंग होता है, तो जो हमारे पास में इसके नाम से ही ऐसी चीजें होने लग जाती है। तो हमारे पास में क्या है, यहाँ पर जो भी एक्सेप्शंस होते हैं
वो बच्चों को याद नहीं भी हो तो करके जाने पड़ेंगे। दूसरा हमारे पास में इसमें वेरिएशंस जो होते हैं, मैंने दोनों वर्ड इसलिए यूज किए, हर चीज को एक्सेप्शन समझ के मत रटना। बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं जिनके रीजंस होते हैं, बस वो ट्रेंड से अलग जा रहे हैं, दैट डजंट मीन कि वो एक्सेप्शन है। तो हमें इनऑर्गेनिक को पहले तो है ना बहुत ज्यादा है ना रीजनिंग वाइज पढ़ने की आदत होनी चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं, 17 से 18 में जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं, एटॉमिक रेडिया इधर की तरफ सडनली इंक्रीज हो जाता है, यहाँ तक डिक्रीज होता है, तो बच्चे रट लेते हैं ये तो एक्सेप्शन है, 18th ग्रुप का ज्यादा होता है, जबकि रीजन है हमारे पास में यहाँ पर वॉन्डरवाल रेडिया लगता है, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस तरह के काफी सारे रीजन है जो आपके यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम प्रैक्टिस वाइज बात कर रहे हैं इसकी, तो जो हम स्ट्रक्चर की केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक के अंदर आपके दो चैप्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। फर्स्ट चैप्टर आपका जो हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग हो गया, और दूसरा चैप्टर जो बहुत ज्यादा वेटेज रखता है ये आपका हो गया 12th का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन दो चैप्टर्स पे आपके बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मैं मिनिमम बता रही हूँ, 6 to 7 क्वेश्चंस भी आपके पेपर्स में हो सकते हैं। ये सबसे ज्यादा वेटेज ले जाने वाले चैप्टर्स है अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए आपकी इनऑर्गेनिक की कि मतलब जैसे मैं बताऊं केमिकल बॉन्डिंग से स्ट्रक्चर आ रहे हैं, शेप ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, या एमओटी से क्वेश्चन आ रहा है, इनके क्वेश्चन चेंज ही नहीं होते हैं अगर आपने प्रैक्टिस ज्यादा कर रखी है ना। जैसे H2SO4 ऑक्सी एसिड्स होते हैं, ज़ेनॉन के कंपाउंड्स होते हैं आपके, या बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, तो ये आपके बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ से। अब बात आती है ऑर्गेनिक की, जो बच्चों को बहुत ज्यादा हिलाती है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को ये बात भी पता है जिनको ऑर्गेनिक आती है उनको बहुत ज्यादा स्कोर कराती है। तो आपका स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है और बाकी बच्चों को क्यों बढ़ रहा है, या फिर आपको आ तो क्लास में सब कुछ रहा है लेकिन आप क्यों अप्रोच डेवलप नहीं कर पा रहे हैं उसमें। जैसे हम बात करें थ्योरी और कॉन्सेप्ट, अगेन सेम चीज आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, नॉमेनक्लेचर एंड जीओसी एक बेसलाइन हो जाती है केमिस्ट्री में जो आपको आनी चाहिए। रीजनिंग पोर्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, कार्बोकेटाइन एनायन, फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी, इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी, उसमें किस तरह की शिफ्टिंग होती है, हाइपोकॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, किस कौन से फैक्टर से जो स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो रीजनिंग पोर्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए रिएक्शन मैकेनिज्म से जाने से पहले। आप स्टेप वाइज पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लेंगे, एनएसआर, ईएसआर, एफएसआर, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन में वो आ रहा है हमें रिएजेंट याद नहीं आ रहे, हमारे अप्रोच नहीं आ रहे, तो बेसिकली आज ही मैं क्लास ले रही थी तो मेरा क्या बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म ही हुआ था। तो मेरे पास में अभी क्लास का ही एक स्लाइड यहाँ पर प्रिपेयर्ड था जिसके अंदर मैंने इसको क्या किया, ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा कंपाइल करा दिया। एल्कीन से एल्कीन जैसे हमने रिएक्शन मैकेनिज्म किया ना, तो उसको याद करने का, आपको रिवाइज करने का या क्वेश्चंस में अप्रोच लगाने का तरीका क्या है, आप ऑर्गेनिक को थोड़ा समेट के लिखिए स्टेप वाइज, एल्केन, एल्कीन, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड तक। यहां जाके मैंने गाड़ी रोक दी क्योंकि एसिड पे जाने पर रिएक्शंस कुछ बदल जाती है। एल्कीन से लेकर अल्कोहल बना रहे हैं, अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं, तो हमने कुछ एग्जांपल्स ले लिए, कहाँ एफएसआर लगता है, कहाँ ईएसआर लग रहा था, कहाँ एक्वस बेस लग रहा था, कहाँ अल्कोहलिक बेस लग रहा था, कहाँ एलिमिनेशन हो रहा था, कहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा था। तो इस तरह से आपको अगर एक फ्लो चार्ट में ऑर्गेनिक को जोड़ना आ गया तो आपको उसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो ऑर्गेनिक का ये रामबाण है कि आप ऑर्गेनिक को कितना कंपाइल करके जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो बात करनी होती है वो करनी होती है फिर इसके ऊपर नेम रिएक्शंस के ऊपर, कि कैसे लिंक कर लिया हमने रिएक्शन, उसके बाद में जो नेम रिएक्शन स्पेसिफिक हो जाती है, लाइक एल्डोल कंडेंसेशन हो गई, जो 11th के बच्चे हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके होंगे तो उनके रिलेटेड नाम बताती हूँ मैं, जैसे वुर्ज रिएक्शन हो गई, डी कार्बोक्सिलेशन हो गई। तो इनको चैप्टर्स में इनको तो याद ही रखना पड़ेगा पहले, कि हमें चैप्टर वाइज ये पता होनी चाहिए कि चलो अगर हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड की प्रिपरेशन तो रोजनबर्ग रिडक्शन हो गया, स्टीफन रिडक्शन हो गया, इटार्ड रिएक्शन हो गई, गैटरमैन रिएक्शन हो गई, ये सारी की सारी एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर रही है। इस तरह से हम इसको सेपरेटली अगर लिख के रख लेंगे नेम रिएक्शन को तो वो भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस तरीके से अगर आप केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको जो नॉलेज है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में क्वेश्चंस में अप्लाई हो पाएगी और आप अच्छा सा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इस तरह से और भी ज्यादा आपको ट्रिक्स दूंगी, टिप्स दूंगी, ऑर्गेनिक के अंदर की बातें और डिस्कस करेंगे, फिजिकल की, इनऑर्गेनिक की। उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को
सब्सक्राइब करिए नो डाउट, जिससे कि आपको आगे भी ये वीडियोस मिलते रहे। इवन हम फिजिक्स के, केमिस्ट्री के भी कंटिन्यूसली इस तरह का कंटेंट डाल रहे हैं जो आपके पेपर में स्कोर उठाने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो चैनल के साथ, कैटलाइजर इंस्टीट्यूट के साथ में कनेक्टेड रहिए।